हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। और चलते हैं हमारे एक नए ऑर्गेनेल की तरफ। हम पढ़ रहे हैं सेल थ्योरी, और सेल थ्योरी में काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ये आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट को रन करेंगे तो आपको एक एक वीडियो में एक एक छोटा छोटा टॉपिक मिलता जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आप थोड़ा पेशेंस के साथ देखिए, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले हम इस फिगर में देख लेते हैं, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, देखिए। आप अगर इस फिगर में देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसके की पॉइंट्स देखते जाते हैं और समझते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, एक ऐसा ऑर्गेनेल होता है जिसकी दो झिल्लियाँ होती हैं। मैंने आपको बताया था कि कुछ मेम्ब्रेन, कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लो ये हमारी कोशिका है और कोशिका के अंदर ये लाइजोसोम्स हैं, राइजोसोम्स हैं, इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं वो सिंगल थैली में या सिंगल झिल्ली में बंद होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं वो डबल झिल्ली में बंद होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो झिल्ली में बंद नहीं होती हैं। तो अगर आप रिवाइज कर सकें तो देखिएगा कि जो बिना झिल्ली वाला होता है वो होता है हमारा ईआर, जिसके ऊपर कोई भी झिल्ली नहीं होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक झिल्ली वाले, तो एक झिल्ली में हमने पढ़ा था राइबोसोम, राइबोसोम हमने पढ़ा, इसके अलावा लाइजोसोम हमने पढ़ा, है ना। तो ये सब हमारे एक झिल्ली में पैक होते हैं। और डबल झिल्ली वाला अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। तो डबल झिल्ली में हमारा जो ऑर्गेनेल्स होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे स्पेशल बात, तो पहली बात तो ये होती है कि इसके पास एक नहीं बल्कि दो दो झिल्लियाँ होती हैं, ये दो दो झिल्लियों में पैक होता है। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक खास बात होती है कि इसके पास ना एक खुद का डीएनए होता है। तो हम, और ये डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है। तो आप वैसे एक बार ये भी सोच सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, क्या पता इसमें एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। डेफिनेटली इसमें से एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछा जाता है। और उसके अलावा एक चीज़ और होती है कि जब आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में स्पेशली अच्छे से पता होगा, तो जो हम आगे कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे जहाँ पे डीएनए से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, वहाँ पर आप इसके बारे में ज़्यादा देखेंगे। जैसे जो प्रजनन होता है, या टू मदर बेबी होता है, थ्री पेरेंट्स बेबी जहाँ पढ़ते हैं हम लोग, तो वहाँ पे भी ये डीएनए वगैरह का रोल आता है। तो आप देखेंगे कि इसके पास अपना खुद का एक डीएनए होता है, लेकिन वो डीएनए सर्कुलर में होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और होती है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, देखिए पहले वो कैसा होता है। जैसे मान लो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, फ्लैट होता है, और ये एक झिल्ली तो ये हो गई। और जो अंदर वाली झिल्ली होती है ना, वो अंदर वाली झिल्ली इस तरीके से सिकुड़ी हुई होती है, ऐसे सिकुड़ गई, फिर यहाँ पे फिर ऐसे ये फोल्डेड होती है, काइंड ऑफ ऐसे फोल्ड्स बने होते हैं उसमें, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड्स बने होते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी सेकंड झिल्ली होती है। ये दोनों झिल्ली के बीच में यहाँ पे एक फ्लूइड भरा रहता है, एक तरल पदार्थ भरा रहता है। उस तरल पदार्थ को हम कहते हैं मैट्रिक्स। उस तरल पदार्थ को हम कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। और ये जो हमने फोल्ड मारे हैं ना यहाँ पे, ये जो हमने तह बनाई है इसकी, उसको कहते हैं क्रिस्टी। उसको क्या कहा जाता है, क्रिस्टी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि एक डीएनए सर्कुलर होता है, मतलब एक डीएनए होता है, दो झिल्लियां होती हैं। अच्छा, इसके पास खुद के अपने राइजोसोम्स होते हैं। अब आप थोड़ा सा आश्चर्यचकित होंगे कि जो राइजोसोम हमने पढ़े थे, तब हमने देखा था कि नाभिक से राइजोसोम निकलते हैं, जबकि इसके जो पास खुद के राइजोसोम्स होते हैं ना, वो नाभिक से नहीं निकलते, इसके खुद के राइजोसोम्स होते हैं। तो सोच के देखो, ये अपना प्रोटीन खुद बना सकता है, इसको किसी दूसरे के प्रोटीन की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि इसके पास राइजोसोम है, खुद का डीएनए है, इसके पास दो दो झिल्लियां हैं, इसके पास एक तरल पदार्थ है। जैसे हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है ना, ऐसे इसके पास अपना एक तरल पदार्थ भी होता है, ठीक है। तो आप समझ के देखो ना कहीं ये पूरी खुद की सेल की तरह काम कर रहा है, खुद की कोशिका की तरह काम कर रहा है। इसीलिए यूं कहा जा सकता है, लोग यूं भी, मतलब साइंटिस्ट यूं भी कहते हैं कि ये किसी जमाने में हो सकता है एक बैक्टीरिया भी रहा हो, है ना। एक पूरे बैक्टीरिया की तरह काम करता है। मतलब इसके पास अपना डीएनए है, अपने राइजोसोम्स है, अपने एंजाइम है, अपना प्रोटीन है, अपनी झिल्लियां हैं, है ना। तो ये सारा किस तरह से काम करता है, एक तरीके से ये बैक्टीरिया की तरह काम करता है। ओके, चलिए, ये तो इसका स्ट्रक्चर हमने समझ लिया, इसके अंदर क्या क्या मिलता है वो हमने समझ लिया। अब इसका एक नाम और देख लीजिए, इसको कहा जाता है पावर हाउस। पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। पावर हाउस या शक्ति ग्रह कहा जाता है इसको। अब ये इसको पावर हाउस क्यों कहा जाता है, हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए,
हम जब सांस लेते हैं तो हमने ऑक्सीजन को अंदर लिया, ये ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों के बाद ये हमारे रक्त में चली जाती है, रक्त में जाने के बाद ये कोशिका में चली जाती है। कौन? ऑक्सीजन। और कोशिका क्या करता है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। हमने खाना खाया, तो खाना खाया तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाए। क्या खाए? कार्बोज खाए। कार्बोहाइड्रेट बाद में डाइजेस्ट मतलब पाचन तंत्र में जाते हैं, पचने के बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में। जब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं तो ये चले जाते हैं रक्त के पास में। रक्त किसको दे देता है? कोशिका को दे देता है। और कोशिका इस ग्लूकोज को क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। यानी कि हमने सांस लिया, वो भी सब पहुंच गया माइटोकॉन्ड्रिया के पास। हमने जो कुछ भी खाया पिया पचाया, वो भी सब पहुंच गया माइटोकॉन्ड्रिया के पास में। अब हमारे पास क्या चीजें हैं? एक तो हमारे पास ऑक्सीजन है और दूसरा हमारे पास ग्लूकोज है। ये दोनों किसके पास चले गए? माइटोकॉन्ड्रिया के पास में चले गए। ठीक है, तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज जब आपस में मिलते हैं, और जब दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में मिल रहे हैं। तो जब ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलते हैं तो ये बनाते हैं एनर्जी। ये क्या बनाते हैं? एनर्जी। जब ये एनर्जी बनाते हैं तो इसीलिए हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस है, क्योंकि वहां पे क्या बन रही है? एनर्जी बन रही है। ठीक है, अब ये जो एनर्जी बनती है तो उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा ना, सारी एनर्जी इमीडिएट तो खत्म नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसको कहा, ये स्टोर करता है और उस स्टोर को कहा जाता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी ये बहुत सारे एटीपी बनाते जाता है और उसके अंदर ये स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? एनर्जी को स्टोर कर लेता है। जब जब हमें जरूरत पड़ती है हम काम में लेते हैं। ठीक है, अच्छा, और ये एनर्जी को जब ये स्टोर कर रहा है या ये ग्लूकोज वगैरह से जब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स चक्र कह सकते हैं इसको। क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र कहते हैं। तो यहाँ पर हमने दो तीन चीजें देखी कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, ये जो एनर्जी प्रोडक्शन का काम है इसे क्रेब चक्र कहते हैं। जब एनर्जी बन जाती है तो वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। इसके पास अपने क्या बोलते हैं, अपने राइबोसोम्स होते हैं, इसके पास में अपनी डीएनए होती है। इसको बैक्टीरिया से तुलना की जा सकती है। इसके पास दो झिल्लियां होती हैं और इसको सेल का पावर हाउस कहा जाता है। इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, और ये जो वलय होती हैं, ये जो मुड़े हुए होते हैं, इन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, एक छोटा सा नाम और आपको मिल सकता है कभी कभी कि क्रिस्टी के पास में एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, एक इस तरह से जालीनुमा स्ट्रक्चर दिखाई जाता है, उसको ऑक्सीजोम कहते हैं। ठीक है, बाई चांस कभी पूछ लें, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे ऑक्सीजोम कहा जाता है ना। एक क्रिस्टी के पास में जालीनुमा स्ट्रक्चर है, उसे ऑक्सीजोम कहा जाता है। मैं विश्वास रखती हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया अगर पूछा गया उसमें इतनी सारी चीज़ों से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो मुश्किल से 10 एक मिनट का वीडियो होगा जिसमें आपने हर पॉइंट के बारे में जान लिया है, सीख लिया है, और इससे ज़्यादा बाहर माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पूछा जाएगा। सो होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ में आया है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।